लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कृषि चैप्टर पढ़ रहे थे। कृषि चैप्टर में अभी तक हम 2 क्लास ले चुके हैं, 2 क्लास, ठीक है ना। आज तीसरा क्लास होने वाला है और आज तीसरे क्लास में हम आप लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा जरूरी होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग एकदम अच्छे तरीके से हर एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। आज एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग पिछली क्लास में फसलों के प्रकार पढ़ रहे थे, ठीक है ना। रबी फसल होता है, खरीफ फसल होता है, जायद फसल होता है जिसको गर्मा फसल कहते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हर एक फसल के बारे में, मतलब धान के बारे में, गेहूं के बारे में, गन्ना के बारे में, चाय के बारे में, कॉफी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। दाल के बारे में कि भाई ये सब फसल के उपजने के लिए क्या चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना। देखिए, लेकिन एक बात बताएं, टेम्परेचर ये सब जो है ना, ये सब खाली किताबें में ठीक लगता है। अब जैसे मान लिया जाए कि धान उपजाना है, ये वो किसान टेम्परेचर देख करके धान उपजाता है। देखते हैं पहले थर्मामीटर से नाप करके कि टेम्परेचर कितना डिग्री है। कोई टेम्परेचर देख के धान उपजाता है बाबू। गेहूं का बात करते हैं तो कोई टेम्परेचर देख करके गेहूं उपजाता है? नहीं उपजाता है। लेकिन किताब में पढ़ना है, भौगोलिक दशा परीक्षा में पूछता है कि भाई भौगोलिक दशा बताइए, तो भौगोलिक दशा तो वहां पर बताना ही पड़ेगा। तो आइए आज ना बहुत सारी चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। कल हम आप लोगों को धान के बारे में बताए थे। धान कई किस्म के होते हैं, ठीक है ना। आमतौर पर तो अगर आप लोकल देखेंगे तो बहुत बहुत तरह के धान हो जाएंगे। ऐसे ओसो इस प्रकार से करके ना बहुत सारे प्रकार के धान होते हैं। अब तो हमें तो उतना पता भी नहीं है कि कितने प्रकार के धान होते हैं, लेकिन मार्केट में बहुत सारे धान हैं, ठीक है। तो धान के बारे में तो हम लोग कल पढ़ लिए थे। धान से ही चावल बनता है, चावल से ही भात बनता है, ये सब तो आपको पता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गेहूं के बारे में। आज हम लोग मुख्य रूप से गेहूं के बारे में पढ़ेंगे कि गेहूं जो होता है उसको उपजने के लिए क्या चाहिए। चावल के बारे में तो हम आप लोग को पढ़ा ही दिए थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग गेहूं के बारे में पढ़ते हैं, गेहूं के बारे में समझते हैं, गेहूं के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है बाबू। तो गेहूं के उत्पादन के भौगोलिक दशा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग बस एकदम तैयार हो जाइए, हैं। आइए, कल हम लोग धान के बारे में पढ़ लिए थे, धान के भौगोलिक दशा के बारे में पढ़ लिए थे। आप लोग जल्दी से बताओ तो बाबू, धान के उत्पादन के मामले में, धान बोले या फिर चावल बोले, चावल के उत्पादन के मामले में भारत कितना नंबर पे आता है पूरे विश्व भर में? चावल उत्पादन के मामले में भारत पूरे विश्व भर में कितना नंबर पे आता है, कौन से नंबर पे आता है बताइए। चावल के उत्पादन में भारत जो है वो पूरे विश्व में कौन से नंबर पे आता है? कितने बच्चे बताएंगे? चावल उत्पादन के मामले में भारत जो है वो विश्व में कौन से नंबर पे आता है? बताइए जल्दी, इतना देर कर रहे हैं आप लोग। दूसरा नंबर पे आता है, बहुत बढ़िया। आपको बताए थे ना कि पहला नंबर पे चीन आता है, दूसरा नंबर पे भारत आता है और तीसरा नंबर पे कौन आता है? तीसरा नंबर पे किसका नाम बताए थे? तीसरा नंबर पे किसका नाम बताए थे बाबू? तीसरा नंबर पे किसका नाम बताए थे? इंडोनेशिया का नाम बताए थे। तो ये सब ना हम आप लोगों को बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गेहूं। बाबू, गेहूं एक ऐसा फसल है कि भाई कहते हैं ना कि रोटी, कपड़ा और मकान। आदमी को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी आपको मिलेगा गेहूं से। हालांकि गेहूं के अलावा रोटी आपको बाजरा से भी मिल जाएगा, ज्वार का भी रोटी होता है, मकई का भी रोटी होता है। लेकिन सबसे पसंदीदा और सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला अगर रोटी के लिए कोई अनाज है तो वो है गेहूं, ठीक है ना। गेहूं का उपयोग लोग सबसे ज्यादा करते हैं। और गेहूं एक ऐसा फसल है जिसको उपजने में महज 3 से 4 महीना ही लगता है। गेहूं एक ऐसा फसल है जिसको उपजने में बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। जैसे धान हो गया, तो धान को उपजने में बहुत पानी चाहिए, बहुत पानी चाहिए। जितना पानी रहेगा उतना ही बढ़िया धान होगा। लेकिन गेहूं के उपजने में ना ज्यादा पानी नहीं चाहिए। ज्यादा पानी रहेगा फसल ही बर्बाद हो जाएगा। बहुत कम पानी चाहिए। और मतलब अगर एक बार बीज बो दिए तो 2 बार, मैक्सिमम एक आध बार और, मान लीजिए 2-3 बार में आप अगर सिंचाई कर देते हैं तो आपका फसल बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। बाबू, भारत में गेहूं के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कि गेहूं जो होता है उसके उत्पादन के लिए भौगोलिक दशा क्या है, क्या क्या चीज जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। पहला प्रमुख खाद्यान्न फसल भारत में चावल है, याद रखिएगा। पहला प्रमुख खाद्यान्न फसल भारत में चावल है और दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो क्या है? गेहूं ही है, जो रबी फसल का उदाहरण है या फिर रबी फसल का उत्पादन है। गेहूं को रबी फसल कहा जाता है। इसकी बुआई अक्टूबर-नवंबर महीने में की जाती है, जबकि कटाई मार्च-अप्रैल महीने में कर दी जाती है। यानी कि बुआई अक्टूबर-नवंबर में, आपको हम बताए थे कल कि जैसे ही धान कटेगा तुरंत गेहूं लग जाएगा। हम लोग की तरफ तो ये होता है कि अभी खेत में से धान आया भी नहीं है, आज खेत में से धान उठने वाला है और आज खेत में ट्रैक्टर आ गया ताकि गेहूं उसमें लग जाए। यानी कि बस धान उठा और गेहूं तुरंत बैठा,
ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो बाबू जैसे ही धान का खत्म होता है गेहूं तुरंत आ जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर महीने में कटाई की जाती है और मार्च अप्रैल महीने में, सॉरी हम उल्टा बोल दिए, अक्टूबर नवंबर महीने में बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल महीने में इसकी कटाई कर दी जाती है। गेहूं के उत्पादन में अग्रणी देश चीन है। भाई चाइना वाला सब चीज में आगे है। चावल के उत्पादन में भी सबसे आगे चीन था, गेहूं के उत्पादन में भी सबसे आगे चीन है। ये सब चाइनीज सामान बनाने वाला जो छोटा मोटा चीज है, खिलौना उलौना, उस सब में भी चीन आगे है। चीन बहुत आगे जा रहा है, ठीक है ना। हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम लोगों को बस ध्यान देने से क्या होगा, पूरे देश के लोग अगर ध्यान दे तब ना, यहाँ की सरकार ध्यान दे तब ना, समझ में आ गया ना। ध्यान दीजिएगा। तो बाबू चीन जो है वो गेहूं के मामले में भी पहला नंबर पे है और भारत दूसरा नंबर पे। भारत अपना स्थान चावल में और गेहूं में दूसरा नंबर बरकरार रखे हुए, लेकिन पहला नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है, सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखिएगा तो सबसे ज्यादा गेहूं पंजाब में होता है। एक हेक्टेयर में कितना गेहूं हुआ, अगर इस अनुसार से देखिएगा तो पंजाब ज्यादा आगे है। ऐसे देखिएगा जमीन वाइज की जमीन के अनुसार ज्यादा कहां हो रहा है, तो जमीन के अनुसार ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हरियाणा हो गया, ये सब ना खेती वाला इलाका है, कृषि वाला इलाका है, जहां पर के लोग कृषि कार्य बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। 3 पानी चाहिए सर गेहूं के लिए, वाह क्या बात है, आप लोग को तो बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। गेहूं के लिए बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, मतलब 2-3 बार भी अगर सिंचाई कर दिए तो हो जाएगा। अगर गेहूं में ज्यादा पानी लग जाएगा वो पीला हो जाएगा, गेहूं का फसल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत कम पानी चाहिए गेहूं को। तो बाबू अब हम लोग यही देखेंगे कि गेहूं का भौगोलिक दशा क्या है, कितना डिग्री तापमान होना चाहिए, कितना वर्षा होना चाहिए। तो याद रखिएगा गेहूं जब हम उपजा रहे हैं, गेहूं के जब हम बुआई कर रहे हैं, गेहूं जब हम अपने खेतों में बो रहे हैं, तो उस समय 10 से 15 डिग्री तापमान होना चाहिए, मतलब ठंडा का मौसम होता है। आप ये सब मान लीजिए, गेहूं बोते हैं ठंडा में और गेहूं कटता है गर्मी में, एकदम लूक जब चलते रहता है ना तो उस समय गेहूं कटता है। तो बाबू एकदम ऐसे याद रखिए कि गेहूं लगता है ठंडा में और कटता है गर्मी में, यानी कि ठंडा में जब लग रहा है तो बुआई के समय टेम्परेचर एकदम कम चाहिए, तो टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है ना। गेहूं का जो लगाने वाला समय है वो 10 से 15 डिग्री होना चाहिए। वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। वर्षा का मात्रा कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिट्टी कैसा होना चाहिए, तो जलोढ़ और दोमट अगर मिट्टी रहे तो ज्यादा बढ़िया। जलोढ़ मिट्टी में, दोमट मिट्टी में तो ऐसे भी आप लोग को पता है कोई भी फसल बढ़िया होता है, तो जलोढ़ मिट्टी रहना चाहिए, दोमट मिट्टी रहना चाहिए, तो फसल बहुत बढ़िया होगा। वर्षा एकदम कम होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती नहीं हो सकता है, यानी कि जहां पर वर्षा ज्यादा होने का चांस है या फिर जहां पर ज्यादा वर्षा होता है वहां पर तो गेहूं होगा ही नहीं। आप लोग अपने ही घर में देख लीजिएगा, अपने ही गांव में देख लीजिएगा, गेहूं का फसल होगा, पानी अगर कभी ज्यादा सिंचाई हो गया, पानी अगर किसी कोने में जमा हुआ है खेत में, उधर का गेहूं सूख जाएगा, उधर का गेहूं होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो बाबू ये सब गेहूं का भौगोलिक दशा है, और अगर गेहूं पक करके तैयार हो जाता है तो उसका रंग सुनहरा पीला रंग का हो जाता है। तो गेहूं एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। गेहूं को उपजाने के लिए बहुत कम बारिश चाहिए। गेहूं जिस समय बो रहे हैं उस समय टेम्परेचर कम चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा नहीं चाहिए। जिस समय गेहूं की कटाई होती है उस समय टेम्परेचर अधिक चाहिए। जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है वहां पे तो गेहूं का फसल होगा ही नहीं। गेहूं का फसल जब पक करके तैयार होता है तो इसका रंग सुनहरा पीला हो जाता है। अब बात करते हैं हरित क्रांति का। प्यारे बच्चों, हरित क्रांति जो है ना वो गेहूं से ही जुड़ा हुआ है। 1970 के दशक में भारत में अकाल पड़ा था। अब आपको हरित क्रांति का कहानी सुनाते हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से। 1970 के दशक में भारत में जबरदस्त अकाल आया, लोग भूखे मर रहे थे। अब भारत की सरकार ने एक प्लान तैयार किया कि भाई अब किसी भी तरीके से यहां गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना है। गेहूं का उत्पादन बढ़ाएंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो गेहूं की उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने विदेशों से बीज मंगवाया, बढ़िया क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का उर्वरक मंगवाया, खाद, और पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिया गया, लगाइए और जितना ज्यादा हो सके उतना गेहूं उपजाइए। तो पंजाब और हरियाणा के किसान क्या किए, उनको भाई उत्तम बीज मिला, उत्तम खाद मिला, बढ़िया सिंचाई का व्यवस्था मिला, आधुनिक तकनीक उन लोग के पास है ये था। सरकार ने बढ़िया से बिजली का व्यवस्था कर दिया, बढ़िया कीटनाशक का छिड़काव किया। तो अगर ये सब कुछ बढ़िया हुआ तो पंजाब हरियाणा में उस पर इतना गेहूं हुआ कि अकाल ही खत्म हो गया, अकाल खत्म हो गया, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो हरित क्रांति का, इसके जनक कहे गए MS स्वामीनाथन, उन्हीं के देखरेख में हुआ था, MS स्वामीनाथन, ठीक है ना। तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को ही कहा जाता है।
भारत में हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। लेकिन वही अगर पूछा जाएगा कि पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है, तो पूरे विश्व की अगर बात किया जाएगा तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलैग को, ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो हरित क्रांति यही है, अकाल पड़ा था, गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए पंजाब हरियाणा के किसानों को उत्तम बीज, उत्तम खाद, उत्तम कीटनाशक, ये सब बढ़िया सिंचाई का, बढ़िया बिजली का व्यवस्था दिया गया ताकि पैदावार में वृद्धि हो, और पैदावार में वृद्धि हुआ भी, इसी को हरित क्रांति के नाम से जाना गया। ठीक है ना? कल आप में से कोई बच्चे पूछ रहे थे ना कि हरित क्रांति क्या है सर बताइए, तो हरित क्रांति यही है प्यारे बच्चों। तो परीक्षा में सवाल आएगा हरित क्रांति से जुड़ा हुआ, तो क्या हम लोग लिखेंगे? हरित क्रांति के बारे में क्या लिखेंगे बाबू? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई है। ठीक है ना? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लिखेंगे कि भारत की नई कृषि नीति सन 1967-68 में लागू की गई, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया, अधिक उपज देने वाले बीजों को लगाया गया और कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। यानी कि नए तकनीक से खेती किया गया, जिसे हरित क्रांति कहा गया। हरित क्रांति की शुरुआत हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में 1967 में शुरू हुआ, जिसमें गेहूं के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुआ था। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, जबकि विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो बाबू ये क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को। और हरित क्रांति कैसे हुआ? हरित क्रांति के फलस्वरूप जो उपज में वृद्धि हुआ, उसका कारण क्या था? हरित क्रांति के फलस्वरूप उपज में जो वृद्धि हुआ, उसका कारण क्या था? तो हरित क्रांति के फलस्वरूप उपज में वृद्धि का कारण इतना सारा था। सबसे पहला, उत्तम बीज दिया गया प्यारे बच्चों, उत्तम उर्वरक यानी कि उत्तम खाद दिया गया, रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, जैविक खाद का प्रयोग नहीं किया गया था। जैविक खाद का प्रयोग होता तो उतना हो सकता है कि ना हो, लेकिन रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, वही यूरिया, पोटास, डीएपी जो होता है ना, तो उस सम खाद का प्रयोग किया गया, जिसके कारण उपज काफी बढ़ गया। बढ़िया से सिंचाई का व्यवस्था किया गया, आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया, बिजली का व्यवस्था किया गया, उचित कीटनाशक का छिड़काव किया गया। तो इतने सारे प्रबंध किए गए, तब जाकर के हमारे देश में हरित क्रांति हुआ। ठीक है ना? इतने सारे प्रबंध किए गए, तब जाकर के हमारे देश में हरित क्रांति हुआ और गेहूं की पैदावार में वृद्धि हुआ। ठीक है ना? तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में जाकर के, पंजाब और क्या लिख रहे हैं, पंजाब और, हाँ, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में ही हुआ था हरित क्रांति बाबू। ठीक है ना? पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र से ही हरित क्रांति शुरू हुआ था। तो गेहूं से जुड़ा हुआ चीज है हरित क्रांति, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताओ बाबू जल्दी से। अगर हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो एक बार जल्दी से बता दीजिए। अगर हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो एक बार जल्दी से बता दीजिए, चाय पिलाते हैं। हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो गया हो तो एक बार जल्दी से बता दीजिए, चाय पिलाते हैं बाबू। बताओ जल्दी से। हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चाय पीजिए। सब बच्चे लोग बताओ भाई। क्लियर है ना बाबू? आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्यारे बच्चों हम लोग समझने का प्रयास करते हैं चाय के बारे में। भाई बहुत सारे बच्चे लोग पूछ रहे थे कि गुरुजी चाय के बारे में बताइए, तो दीजिए, लीजिए चाय, जिसको आप लोग सुबह सुबह पीते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं। ठीक है ना? तो चाय कैसे होता है प्यारे बच्चों? पहली बात तो ये बता दें कि चाय पहाड़ों पे होता है। हम लोगों की तरफ जो नॉर्मल जो समतल भूमि है, चाय उधर होगा ही नहीं, क्योंकि चाय एक ऐसा फसल है ना जिसके जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए। चाय की पत्ती होती है, पत्ती। तो चाय का जो पौधा होता है वो पहाड़ों पर होता है, और इस तरीके से समतल भूमि होता है, पानी अगर आए भी तो एकदम सरक करके गिर जाए नीचे। ठीक है ना? तो चाय का जो खेती होता है ना, वो मुख्य रूप से दार्जिलिंग में होगा, दार्जिलिंग में जाइए, चाय का खेती होता है। असम में हो गया, केरल में हो गया, इन सब जगहों पे चाय का खेती होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग ना चाय के बारे में ही पढ़ेंगे। चाय एक प्रकार का झाड़ी है, बस ये ध्यान रखिएगा, जिसको सदाबहार झाड़ी कहते हैं। चाय एक प्रकार का झाड़ी है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं? बताओ बाबू। चाय नहीं पीते हैं सर? अच्छा, 10 रुपया वाला चाय है, दामों बता दिया जी। चाय की खेती देखे हैं? चाय की खेती आप लोग जरूर देखे होंगे। चाय हमारे मोबाइल में ना, हम गए थे दार्जिलिंग घूमने के लिए, तो चाय का खेती कैसे होता है उसका वीडियो था, आपको हम वीडियो दिखाते हैं, रुक जाओ। चाय की खेती का ना वीडियो था प्यारे बच्चों, हम आपको वीडियो दिखाते हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई। आ गया, मिल गया वीडियो। चाय का खेती कैसे होता है हम आपको वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि चाय का खेती आखिर होता कैसे। रुक जा रुक जा रुक जा।
चाय जो है ना वो पहाड़ों पे होता है। अभी कुछ दिन पहले हम दार्जिलिंग गए थे ना घूमने के लिए, तो वहां पे चाय का खूब खेती होता था, बहुत खेती होता था। तो भाई वहां पे ना चाय का इतना खेती होता था कि मत पूछिए। मतलब जिधर देख रहे हैं उधर सिर्फ चाय ही चाय है। भाई बड़ा सस्ता चाय भी मिल जाता था बहुत, वहां के लोग चाय भी बहुत बढ़िया बनाते हैं। ठीक है ना। चलिए पहले चाय के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर वीडियो दिखाते हैं कि चाय होता कैसे है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग कि चाय जो है ना एक प्रकार की सदाबहार झाड़ी होती है, जिसके पत्तियों को सुखा करके चाय बनाई जाती है। चाय एक प्रकार की झाड़ी है और पत्तियों को सुखाया जाता है। चाय की पत्ती होती है, देखते हैं ना मार्केट से आप लोग खरीदने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं चाय पत्ती दे दीजिए, यानी चाय की पत्ती होती है जिसको सुखाया जाता है और सुखा करके चाय बनाया जाता है। ठीक है ना। चाय की पत्ती को सुखाया जाता है और सुखा करके क्या बनाया जाता है, चाय बनाया जाता है। क्या रहा है वीडियो, इसमें आ जाएगा ना तो उसके बाद दिखाते हैं। तो चाय एक प्रकार की सदाबहार झाड़ी होती है जिसके पत्तियों को सुखा करके चाय बनाई जाती है और इसे हरा सोना भी कहा जाता है। जैसे देखिए कोयला को कहा जाता है काला सोना, तो चाय को कहा जाता है हरा सोना। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान रखिएगा। चाय में थीन नामक एक पदार्थ होता है। चाय में क्या होता है, थीन। जैसे चाय में प्राकृतिक रूप से ना थीन पाया जाता है। देखते हैं चाय पीने के बाद लगता है ना कि पूरा मियाज एकदम फ्रेश हो गया। तो ये जो मियाज फ्रेश हुआ ना, ये किसके कारण, ये होता है थीन के कारण। चाय का पेड़ कैसा होता है दिखाते हैं, अभी रुक जाओ ना भाई। चाय का पेड़ कैसा होता है अभी तुरंत दिखाते हैं, अभी थोड़ा सा सब्र कर लो। चलिए आ गया है लगता है वीडियो। ठीक है ना, वीडियो आ गया है, पहले वीडियो भी दिखा देते हैं तब जाकर के हम आपको कुछ बताते हैं। ले भाई आ गया है वीडियो। देखिए यही है प्यारे बच्चों चाय का खेती। देख रहे हैं किस तरीके से चाय होता है। हम वीडियो बनाए थे, हम जानते थे कि हमको पढ़ाना है, इसलिए जब हम वहां गए थे ना तो हम वीडियो बना लिए थे कि भाई जब जाएंगे ना तो अपने स्टूडेंट्स को दिखाएंगे कि देखो चाय का खेती कैसा होता है। देखो बाबू, यही है चाय का बगान। इस तरीके से ना चाय होता है। चाय का पौधा इतना ही, मिर्चाई का पेड़, ये मिर्चाई का पेड़ देखे हैं, मिर्चाई का, मिर्ची मिर्ची, मिर्चाई के पेड़ के जैसा ही एकदम होता है। देखिए पूरा पहाड़ है और पहाड़ों पे ना पूरा चाय का ही पौधा है। पूरा पहाड़ है, सब एकदम ढालू नुमा पहाड़ है। और देख लीजिए एकदम इस तरीके से ना, जूम कर करके हम दिखा दिए हैं, इस तरीके से चाय का पेड़ होता है और इसी की पत्तियों को तोड़ करके ना चाय बनाया जाता है। ठीक है, इसी की पत्तियों को तोड़ करके चाय बनाया जाता है। तो यही है चाय, चाय का खेती। देख लीजिए सर, हमारे गांव में पहाड़ है, वहां चाय का खेती हो सकता है? अरे भाई वो पहाड़ों पहाड़ में अंतर ना, हमारे तरफ जो पहाड़ है उसमें कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया ना। देख लिए चाय का खेती कैसा होता है, चाय का पौधा कैसा होता है, जो देख लिए यही है बाबू चाय का पौधा। अब समझ लीजिए। हाँ दार्जिलिंग कभी अगर घूमने जाइएगा ना तो देखिएगा, देखिए कितना लंबा चौड़ा एरिया में एकदम फैला हुआ है चाय। इस तरीके का कुछ पौधा होता है। एकदम सेम टू सेम देखने में लगेगा ना कि मिर्ची का पौधा है, मिर्च का पौधा है। ठीक है ना, एकदम वैसा ही लगता है कि एकदम मिर्च का पौधा है। हम ना रोपवे पे चढ़े हुए थे। ये जो रोपवे होता है ना जो लटका हुआ रहता है, हम इसी पे चढ़ करके वीडियो बना रहे थे। देखिए ऐसा रोपवे जो एक एक वायर होता है, एक तार होता है, तार के सहारे लटका होता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये वाला। हम इसी रोपवे पे चढ़ करके ना ये सब का वीडियो बना रहे थे। देख लीजिए इस पे चढ़ करके ना वीडियो बना रहे थे। पूरा एकदम ऊपर से व्यूज बढ़िया आ रहा था कि भाई एकदम अच्छा से दिख रहा था। तो हम गए थे तभी भी आप लोग का ख्याल रखे हुए थे कि नहीं हमको चाय के बारे में पढ़ाना है तो हम वीडियो बना लेते हैं। देखिए यही था। तो प्यारे बच्चों कुल मिलाकर के चाय का खेती ऐसा ही होता है। समझ में आ गया ना। देख लिए ना, ड्रोन से नहीं बनाया गया है भाई, ऊपर में बैठे थे ना तो इसलिए उससे बना लिए थे। तो यही है बाबू चाय। तो चाय में ना क्या पाया जाता है, थीन पाया जाता है। याद रखिएगा चाय में क्या पाया जाता है, थीन पाया जाता है और जिसके कारण हमें ताजगी महसूस होती है। ठीक है, चाय में थीन पाया जाता है जिसके कारण हमें ताजगी महसूस होती है। ठीक है ना, पीने के बाद हल्की ताजगी महसूस होती है। यह भारत की एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। इस फसल के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। मतलब चावल गेहूं के उत्पादन में तो दूसरा नंबर पर ही है, चाय के उत्पादन में भी दूसरा नंबर पर है। और भारत में चाय का जन्मदाता अंग्रेज को कहा जाता है। अंग्रेज लोग ही चाय लेकर के आया था। ठीक है ना, अंग्रेज लोग ही भारत में चाय का प्रचलन बढ़ाया। यहाँ को लोग मतलब भारत में लोग चाय नहीं पीते थे पहले। भारत में लोग पहले मिठा के शरबत पीते थे। सुबह सुबह हुआ एकदम मिठा के शरबत पी लिए, एकदम टंच हो गए, मिठा के शरबत पीते थे। लेकिन आज देखते हैं मिठा के शरबत कोई पीता है, नहीं पीता है। आज सब लोग को सुबह उठते के साथ क्या चाहिए, चाय चाहिए। सुबह उठते के साथ चाय दीजिए भाई। तो ध्यान रखिएगा जो चाय होता है
वो हल्की सी मन को फ्रेश कर देता है, हल्का सा मियाज को बस फ्रेश कर देता है, इसके कारण लोग चाय पीते हैं, ठीक है ना। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि चाय जो होता है वो भूख मार देता है, चाय पीजिएगा तो आपको भूखे नहीं लगेगा फिर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चाय के खपत में विश्व का सबसे बड़ा देश भारत है, उपजावे में दूसरा नंबर पर है, लेकिन चाय पीने के मामले में पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश भारत है। चाय उपजाने के मामले में दूसरा नंबर पर, लेकिन पीने के मामले में पहला नंबर पर है, ठीक है ना। और यह रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। रोपण कृषि कहने का मतलब व्यापारिक कृषि, मतलब चाय का खेती व्यापार के लिए होता है, जीवन निर्वाह के लिए नहीं होता है, जीविकोपार्जन के लिए नहीं होता है। चाय का खेती किस लिए होता है? चाय का खेती होता है, ध्यान रखिएगा बाबू, चाय का खेती होता है रोपण कृषि के अंतर्गत। सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा इसकी कृषि को ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 में आरंभ किया गया था। यानी कि सबसे पहले चाय का खेती कब आरंभ किया गया? 1840 ईस्वी में। कहां पर? तो ब्रह्मपुत्र घाटी पे, ठीक है ना। अंग्रेजों के द्वारा ही चाय का खेती हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा ही चाय लाया गया था। और चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं। इस तरीके से देख लीजिए, पहाड़ों पे ना चाय होता है और चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए इस तरीके से बहुत सारे आदमी होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो इस तरीके से पीछे ना एक बना हुआ रहता है ये वाला, और इसको लेकर के इसी में तोड़ तोड़ करके पत्ती सब रखती है। तो चाय के भौगोलिक दशा के अगर बारे में बात करें तो चाय अगर चाय का खेती चाहिए तो तापमान 25 से 30 डिग्री होना चाहिए। चाय के लिए तापमान कितना चाहिए? 25 डिग्री, 25 से 30 डिग्री तापमान चाय के लिए चाहिए। वर्षा की मात्रा 200 से 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। चाय के लिए वर्षा की मात्रा 200 से 250 सेंटीमीटर, यानी कि वर्षा ज्यादा चाहिए लेकिन पानी लगना नहीं चाहिए। शर्त यह है, वर्षा ज्यादा चाहिए लेकिन पानी जड़ में लगना नहीं चाहिए। यानी कि वर्षा अगर होगा भी ना तो पूरा पहाड़ से ढुलक करके पानी जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो चाय के उत्पादन के लिए वर्षा ज्यादा चाहिए, लेकिन चाय का जो पौधा है उसके जड़ों में पानी नहीं जमना चाहिए। पानी अगर जम जाएगा ना तो पौधा सूख जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो वर्षा की मात्रा 200 से 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। लेटेराइट मिट्टी होनी चाहिए, लेटेराइट मिट्टी में ज्यादा होता है। खेत कैसा होना चाहिए? ढालू नुमा होना चाहिए ताकि पानी न रुके, और पौधों को छाया मिलना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों, चाय की भौगोलिक दशा यही है कि चाय पहाड़ों पर होगा। अच्छा, चाय की तो बात हो गया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चाय और कॉफी एक ही चीज है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चाय और कॉफी जो है ना वो एक ही चीज है, लेकिन चाय और कॉफी एक चीज नहीं है। दोनों का उपजाने का तरीका अलग अलग है। जैसे चाय का तो उपजाने का तरीका हम वीडियो में दिखा दिए। अब कॉफी का अगर बात करें बाबू, तो कॉफी देखिए कैसे होता है। देखिए, कॉफी जो है ना, कॉफी का पेड़ होता है, और कॉफी का पेड़ में ना इस तरीके से कॉफी का फल लगता है। ये जो है ना, ये कॉफी का फल है। अब इस फल को तोड़ करके सुखाया जाता है, सुखा करके आग में उसको भूंजा जाता है। जैसे भूंजा भूंजते हैं ना, वैसे भूंजा जाता है, और भूंजने के बाद फिर उसको चूर करके, उसको महीन चूर्ण करके बना करके फिर उसको कॉफी तैयार किया जाता है। तो कॉफी का कुछ प्रोसेस अलग है, ध्यान रखिएगा। कॉफी का पौधा जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है ना। लेकिन चाय का पौधा अभी हम आपको वीडियोस में वहां पे दिखाए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग ना कॉफी के बारे में समझते हैं, कॉफी के भौगोलिक दशा के बारे में समझते हैं। तो कॉफी चाय की तरह ही यह भी एक पेय पदार्थ है, यानी कि कॉफी भी जो है वो एक पेय पदार्थ है, यानी कि पिया जाता है। यह एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फल के बीजों द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि ये फल है, इसके बीजों के द्वारा कॉफी प्राप्त किया जाता है। कॉफी की सबसे प्रमुख किस्म जो है वो अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्ता, यह 3 किस्म है, जिसमें सबसे बढ़िया जो होता है बाबू अरेबिका होती है, ठीक है ना। उत्तम किस्म की कॉफी जो है ना वो अरेबिका है। सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो कॉफी है वो अरेबिका है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले ये फसल तैयार हुआ, ठीक है ना, पहले कॉफी तैयार हुआ, इसको तोड़ा जाता है, धूप में सुखाया जाता है, आग पे इसको भूंजा जाता है। भूंजने के बाद ये ऐसा हो जाता है। ऐसा होने के बाद इसको पीस करके महीन कर लिया जाता है, फिर उसी को कॉफी कहा गया। बाबू, कॉफी की 3 प्रमुख किस्म है, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्ता। और भारत में सबसे उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी उपजाई जाती है, जिसके पूरे विश्व में मांग है। यानी कि जो कॉफी भारत में उपजाया जाता है उसका मांग पूरे विश्व में है, क्योंकि भारत में सबसे उत्तम क्वालिटी का कॉफी उपजाया जाता है। भारत में यह आरंभ में यमन से लाया गया था और बाबा बुदन की पहाड़ी पर लगाया गया। यानी कि सबसे शुरुआत में जो कॉफी है वो भारत में कहां से आया? यमन से आया था। और लगाया कहां गया? तो लगाया गया बाबा बुदन की पहाड़ी पर। कहां लगाया गया? तो बाबा बुदन की पहाड़ी पर लगाया गया। इसके फल को एकत्रित करने एवं बीज को भून करके और उसके बाद बारीक पीस करके पाउडर बनाना ही क्या कहलाता है? कॉफी कहलाता है। तो इसके बीजों को पहले भूना जाता है, फिर उसके बाद उसको मिक्सी में पीसा जाता है, मिक्सी में या फिर कोई भी बड़ा मशीन रहे उसमें पीसा जाता है। और इसमें बहुत अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, मतलब मेहनत बहुत ज्यादा लगता है, और इसलिए कॉफी जो है वो थोड़ा महंगा भी होता है, ठीक है ना। यानी कि श्रम की आवश्यकता इसमें अधिक होती है। भारत में लगभग सभी कॉफी दक्षिण भारत में ही उपजाया जाता है, मतलब साउथ इंडिया में कॉफी ज्यादा होता है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और यहां भारत का 70% कॉफी उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक जो है ना वो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है, मतलब पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा कॉफी कहीं पर होता है। कहवा इसी को बोलते हैं, कॉफी और कहवा एक ही चीज है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको बता देते हैं। कॉफी हो गया या कहवा हो गया, दोनों एक ही चीज होता है।
ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो बाबू ध्यान रखना आप लोग, 70% कॉफी जो है वो भारत में ना कर्नाटक में ही उपजता है, और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी कॉफी की खेती की जाती है। पूर्वोत्तर राज्य में त्रिपुरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो कॉफी के बारे में अगर बात किया जाए तो कॉफी भी चाय की तरह ही एक पेय पदार्थ है, जो कि पीने के बाद मन को प्रसन्न कर देता है, मन को खुश कर देता है, मन को फ्रेश कर देता है, ठीक है ना। और कॉफी भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में उपजता है। याद रखिएगा ट्रिक, क से कॉफी, क से कर्नाटक, ठीक है ना, क से कॉफी, क से कर्नाटक, बस आप लोग ऐसे याद रखिए, ठीक है। मिठा क्या होता है? मिठा मतलब गुड़। मिठा मतलब क्या होता है? गुड़। नहीं, आप लोग देखते हैं चीनी, एक तो चीनी हो गया और दूसरा गुड़ हो गया, ठीक है ना बाबू। हाँ, सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर पिज्जा को बनाने में कितना तापमान चाहिए? ए भाई धीरज, पिज्जा कोई फसल है जी? आप लोग गजब आदमी हैं, पिज्जा कोई फसल है? तो प्यारे बच्चों, अब हो गया यहाँ पे कॉफी के बारे में चर्चा। अब कॉफी के बाद तो अभी तक हम लोग धान का चर्चा कर लिए, गेहूं का चर्चा कर लिए, चाय का चर्चा कर लिए, कॉफी का चर्चा कर लिए। अब भाई अब दाल का चर्चा करते हैं, ठीक है ना। एकदम जबरदस्त दाल खिलाते हैं, तड़का। ये है प्यारे बच्चों दाल का तड़का। खा लीजिए सुबह सुबह, एकदम भाई बहुत बढ़िया, एकदम चना के दाल का तड़का है। तड़का खाने में बड़ा मजा आता है क्या? तो ये तड़का है, दाल है। दाल कई प्रकार के होते हैं, चना का दाल, मसूर का दाल, मूंग का दाल, अरहर का दाल, उड़द का दाल, बहुत तरह के दाल होते हैं। आप लोग के घर में किसका दाल बनता है ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, दाल के उत्पादन में भौगोलिक दशा के बारे में अगर बात किया जाए तो भारत देश दाल के उत्पादन और उपभोक्ता में विश्व में सबसे आगे है। भारत देश जो है ना, दाल में प्योर प्रोटीन होता है। देखते हैं एक छोटा बच्चा जिसका उम्र 6 महीना होता है, डॉक्टर पहले कहता है कि दाल पिलाइए, ठीक है ना। जैसे ही एक छोटा बच्चा का उम्र 6 महीना होता है, डॉक्टर कहता है कि दाल का पानी दीजिए, क्योंकि दाल के पानी में बहुत प्रोटीन होता है। दाल के पानी में बहुत प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया ना बाबू? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? रहड़ी का दाल, अरे रहड़ी का नहीं होता है रे भाई, अरहर का होता है। रहड़ी आप लोग ना ऐसा बोलते हैं ना, रहड़ी का दाल नहीं होता है। किस चीज का दाल होता है? अरहर का दाल होता है। हाँ, कुछ लोग चना को बोलते हैं बूट का दाल, अरे बूट का नहीं होता है भाई, चना का दाल होता है, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, भारत देश दाल के उत्पादन और उपभोक्ता में विश्व में सबसे आगे है। यानी कि दाल के मामले में भारत जो है ना वो सबसे आगे है। दाल के मामले में भारत जो है वह सबसे आगे है। और अरहर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ये सब भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं, ठीक है ना। भारत की जो मुख्य दलहनी फसलें हैं वो सब यही है। कौन कौन? अरहर का दाल होता है, जिसको गांव में लोग राहड़ का दाल, जैसे देखिए अभी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर राहड़ का दाल, तो ये सब होता है। उड़द का दाल, मूंग का दाल, मसूर का दाल, मटर का दाल, चना का दाल, ये सब जो है ना वो प्रमुख दाल का फसल है। दालें खरीफ तथा रबी दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है। यानी कि दाल एक ऐसा फसल है जो कि खरीफ ऋतु में भी और रबी, मतलब खरीफ और रबी दोनों में उपजाया जा सकता है, ठीक है ना। अरहर, मूंग, उड़द आदि खरीफ की फसलें हैं, जबकि चना, मटर, मसूर आदि रबी की फसलें हैं। मतलब अगर अरहर, अरहर तो एक ऐसा मतलब दलहन फसल है जिसको उपजने में लगभग साल भर का समय लग जाता है, पूरे 1 वर्ष लग जाता है, बहुत धीरे धीरे होता है। तो अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ये सब खरीफ फसल में आता है। जबकि चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, ये सब रबी फसल में आता है। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम भी 1986-87 में शुरू किया गया था। समझ में आ गया बाबू? ध्यान दीजिएगा। सभी सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? सभी बच्चों को समझ में आ गया बाबू? ध्यान दीजिएगा। उन्हें कार्यक्रम 1986-87 में शुरू किया गया था। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया 1986-87 में। पर इसके परिणाम बढ़िया नहीं था, संतोषजनक नहीं था। और दाल का छाल लिखा गया है, दाल का कटोरा मध्य प्रदेश को कहा जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा दाल जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। अरे उड़द का दाल होता है, उड़द एक फसल है भाई। सबसे फायदा वाला दाल कौन है? दाल कोई भी खाइए सब फायदा वाला है। खेसारी का दाल, हाँ खेसारी का भी दाल होता है। आप लोग कैसे भूल सकते हैं खेसारी को भाई, ठीक है ना। खेसारी का भी दाल होता है, ठीक है बाबू।
यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? तो बाबू एक चीज ध्यान रखिएगा, दाल का कटोरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, दाल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो दाल का कटोरा मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दाल यही होता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा दाल यही होता है। ठीक है ना, पालक का दाल होता है जी। अरे तीसी का दाल होता है, तीसी का दाल कभी खाए हैं? तीसी का दाल नहीं होता, मूंग का होता है, मरहर नहीं, अरहर का दाल होता है, खेसारी का दाल होता है, उड़द का दाल होता है, मसूर का दाल होता है, चना का दाल होता है। ठीक है ना, ये सब दाल होता है। तो प्यारे बच्चों ये सब ध्यान रखिएगा, यह प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यह रबी और खरीफ दोनों प्रकार का फसल है, यानी कि दाल जो है वो रबी फसल में भी आता है और दाल जो है वो खरीफ फसल में भी आता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि दाल जो है वो रबी और खरीफ दोनों फसल का उदाहरण है। ठीक है ना, बादाम का दाल पता नहीं आप लोग कौन कहां से दाल मंगाते हैं। प्रमुख भौगोलिक दशा के बारे में बात करें तो तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री होना चाहिए। अगर दाल के बारे में बात किया जाए तो तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री होना चाहिए। वर्षा की मात्रा 40 से 50 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिट्टी दोमट होनी चाहिए। यानी कि दलहनी फसल के लिए भी दाल, ये मतलब अगर दाल का उत्पादन करना है तो वर्षा का मात्रा एकदम कम चाहिए। भाई दलहनी फसल में हम लोग तरफ तो दाल होता है तो उसको सींचा ही नहीं जाता है। जैसे मान लिया जाए कि धान हो गया, तो धान होने के बाद उसी खेत में क्या किया जाता है? दाल को लगा दिया जाता है। और दाल के लिए अलग से हमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि बहुत कम पानी में दाल हो जाता है। ठीक है ना, दाल के लिए ज्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात ना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया दाल का भौगोलिक दशा। अब प्यारे बच्चों दाल भी हो गया, अब बात करते हैं हम लोग दाल के बारे में। तो समझ गए ना, भोरे भोरे पेट भर गया सर जी, बहुत बढ़िया। अब दाल के बाद हम लोग गन्ना की बात करते हैं। गन्ना जिससे चीनी तैयार किया जाता है। अब दाल के बाद अब हम लोग किसका बात करेंगे? गन्ना का, जिससे चीनी तैयार करते हैं। बाजरा का दाल होता है, बाजरा का रोटी होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं गन्ना का। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो गन्ना खाए हैं? बताओ भाई। हम तो बहुत खाए हैं, बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ होता था, हमारे खेत में ही होता था गन्ना, तो हम तो बहुत गन्ना खाए हैं। आप लोग कितने ऐसे बच्चे हैं जो गन्ना खाए हैं? गन्ना जिससे कि प्यारे बच्चों चीनी बनता है। ठीक है ना, सोचिए गन्ना खाना लाभदायक है, गन्ना से गुड़ बनता है, गुड़ खाना लाभदायक है, लेकिन गन्ना से चीनी बनता है, चीनी खाना एकदम लाभदायक नहीं है। अगर आप चीनी बनते हुए देख लेंगे ना तो आप खाना छोड़ देंगे चीनी, पक्का कहते हैं। चीनी देखने में जितना सुंदर लगता है, बनाने का प्रोसेस उतना ही कुरूप है। ठीक है ना, चीनी नहीं खाना चाहिए, चीनी बहुत नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए, लेकिन खाने वाले लोग बहुत खाते हैं। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों गन्ना जो है ना वो बांस की प्रजाति का एक पौधा है। जैसे बांस होता है ना वैसे ही गन्ना होता है, बांस की प्रजाति का एक पौधा है गन्ना, जिससे कि मीठा रस निकलता है और इसे गुड़ तथा चीनी तैयार किया जाता है। भारत को गन्ने की जन्मभूमि कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गन्ना का जन्म ही भारत से हुआ है। गन्ना का जो जन्म हुआ वह भारत से ही हुआ। ठीक है ना, यह एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। यानी कि जहां पर टेम्परेचर कम रहे, नॉर्मल रहे, और जहां पर वार्षिक वर्षा कम से कम 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक हो, वहां पर गन्ना का खेती किया जाता है। गन्ना भी एक ऐसा फसल है ना जो साल भर से ऊपर लेता है समय। जैसे मान लीजिए धान गेहूं का अगर आप खेती करते हैं तो धान गेहूं 3-4 महीने में हो जाता है, लेकिन गन्ना एक ऐसा फसल है अगर इसका खेती करना है तो साल भर का समय लगना होगा। लेकिन हाँ, एक फायदा जरूर है, अगर गन्ना का खेती करते हैं तो एक बार अगर गन्ना लगा दिए तो 2-3 साल तक आप लोगों को अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी खेत में अपने से गन्ना होते रहता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कम वर्षा वाले प्रदेश में इसे सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह अनेक प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है। ठीक है ना, बहुत प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है। सर चीनी कैसे बनता है? यूट्यूब है ना भाई, यूट्यूब पे सर्च मारिए ना चीनी कैसे बनता है, पूरा आपको फैक्ट्री दिखा देगा। कुछ भी आप सब कुछ का सोल्यूशन यूट्यूब है। यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च मारिए चीनी कैसे बनता है, पूरा फैक्ट्री का वीडियो दिखा देगा। ले भाई ये गन्ना हो गया, ये चीनी हो गया, कैसे बनता है देख लो। ठीक है ना, एकदम बढ़िया से दिखा देगा। हम कभी जाएंगे तो उसका भी वीडियो बना करके ले आएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अनेक प्रकार की मिट्टी में गन्ना उपजाया जाता है, किंतु गहरी दोमट मिट्टी जिसमें जल का प्रवाह अच्छा रहता है इसकी कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। यानी कि अगर दोमट मिट्टी मिले तो गन्ना की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसकी फसल मिट्टी की उर्वरता को जल्दी ही समाप्त कर देता है, इसलिए इसकी खेती में काफी मात्रा में खाद की जरूरत होती है। यानी कि गन्ना का खेती जिस खेत में होता है उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, इसलिए गन्ना की खेती में बहुत अधिक खाद की आवश्यकता होती है। गन्ना की खेती में खाद ज्यादा लगता है, क्योंकि गन्ना एक ऐसा फसल है, जैसे आप लोग को पहले किससे बताए थे कि नील का खेती होता है, तो जिस खेत में लग गया उस खेत को उर्वरा शक्ति समाप्त कर देता है। लेकिन गन्ना जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा उर्वरा शक्ति लेता है, इसलिए इसमें खाद की आवश्यकता ज्यादा होती है। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो गन्ना जिससे कि चीनी बनाया जाता है, चीनी फैक्ट्री का प्रमुख कच्चा माल गन्ना ही है, याद रखिएगा। चीनी का जो फैक्ट्री है तो चीनी फैक्ट्री का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? गन्ना ही है, याद रहेगा। चीनी फैक्ट्री का प्रमुख कच्चा माल कौन है? गन्ना ही है, ध्यान रखना बाबू आप लोग।
यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो जितना भी खाद्य फसल है जो हम लोगों की तरफ उपयोग किया जाता है खाने पीने में, वो सब बता दिए। अब इसके बाद जो बचा है वो अखाद्य फसल बचा है। अगली क्लास में हम आपको रबर के बारे में पढ़ाएंगे, कपास के बारे में पढ़ाएंगे, जूट के बारे में पढ़ाएंगे। इन सब चीजों के बारे में अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आपका ये जो पूरा चैप्टर है कब खत्म होगा हम आपको बता देते हैं। अगली क्लास में तो कपास हो गया, जूट हो गया, रबर हो गया, ये सब बता देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद व्यापारिक कृषि और जीवन निर्वाह कृषि में अंतर बता देंगे। अब भाई अगली क्लास में ना, अगली क्लास में या तो खत्म हो जाएगा या तो उसकी अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, या तो यह अगली क्लास में खत्म हो जाएगा या तो उसकी अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। मतलब 1 से 2 क्लास और में लगेगा ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। 1 से 2 क्लास और लगेगा, आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को कल चावल के बारे में बता दिए थे, गेहूं हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, गन्ना हो गया, ये सब के बारे में आज हम आप लोगों को बता दिए हैं। अच्छे तरीके से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में अखाद्य फसल, आज जो कुछ भी बताएं सब खाद्य फसल था, मतलब खाने वाला फसल था। अगली क्लास में जो कुछ भी बताएंगे वो अखाद्य फसल होगा, मतलब जो फसल खाने वाला नहीं है। तो अगली क्लास का इंतजार करिए, अगली क्लास में अखाद्य फसल के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है बाबू। तो फिर मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में, और अगली क्लास में इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए। जय हिंद।